तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 12.6 का डिस्क्राइब द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा एसिटाइलेशन, फर्स्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब ये एसिटाइलेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? एसिटाइलेशन रिएक्शन का मतलब टू इंट्रोड्यूस acetyl group into an organic compound. Acetyl group in an organic compound. Organic compound. अब इसका एक एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं बेंजीन रिंग। इसके साथ जो रिएजेंट है, इसका जो मेन रिएजेंट है वो है एसिटाइल क्लोराइड CH3 COCl। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे हम लोग लुईस एसिड AlCl3 को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हमारा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो है COCH3 प्लस HCl। तो ये है हमारा एसिटाइलेशन रिएक्शन। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है हमारा एसीटोफेनॉल। इसका नाम है एसीटोफेनॉल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के माध्यम से बेंजीन रिंग में एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एसिटाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कैन्निजेरो रिएक्शन। नेक्स्ट है कैन्निजेरो। अब कैन्निजेरो रिएक्शन कहाँ पे होता है? कैन्निजेरो रिएक्शन होता है एल्डिहाइड कंपाउंड्स में। और किस तरह की एल्डिहाइड में होता है? जहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, वहां पे होता है हमारा कैन्निजेरो रिएक्शन। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? इस कैन्निजेरो रिएक्शन में बेसिकली जो होता है वो है एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे बेसिकली एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये जो एल्डिहाइड है, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और एक एल्डिहाइड यहाँ पे रिड्यूस होगा। जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेंजल्डिहाइड को। बेंजल्डिहाइड जो है वहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। 2 मोल्स बेंजल्डिहाइड। कैन्निजेरो रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेटेड एल्कली NaOH और KOH। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा इसका स्ट्रक्चर होगा, एक होगा बेंजाइल अल्कोहल जो रिड्यूस होके बेंजाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, और एक हमारा प्रोडक्ट होगा एसिड COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये है हमारा प्रोडक्ट्स, एक है एसिड और एक है अल्कोहल। ठीक है, तो ये है हमारा कैन्निजेरो रिएक्शन जहाँ पे एक 2 मोल्स एल्डिहाइड एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली। नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्रॉस एल्डोल के लिए हम लोग 2 डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल यहाँ पे लेंगे। एक हम लोग लेते हैं इथानल यानी कि एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल, और एक यहाँ पे लेते हैं हमारा प्रोपानल CH3 CH2 CHO। तो अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसका नाम पहले लिख देते हैं। ये है हमारा इथानल, ये है प्रोपानल।
तो अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है जब ये इथानल प्रोपानल के साथ और प्रोपानल इथानल के साथ रिएक्शन करेगा। एक बार यहाँ पे इथानल न्यूक्लियोफाइल होगा तो प्रोपानल होगा इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरी तरफ एक बार प्रोपानल होगा न्यूक्लियोफाइल तो इथानल होगा इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। हम लोग यहाँ पे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट हम लोग नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट ही चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट जो है इथानल प्रोपानल, इसका अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, एल्डोल यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ से जो 2 कंपाउंड्स पॉसिबल है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, वो है एक CH3 CHOH CH3, ये हो जाएगा CHO। ये एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हमारा प्रोपानल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और इथानल हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये है पॉसिबिलिटी 1। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो है CH3 CH2 CHOH CH2 CH3 CH2 CHOH, ये हो जाएगा हमारा CH2 CHO। ये है हमारा पॉसिबिलिटी 2। ये है हमारा सेकेंड पॉसिबल प्रोडक्ट। तो ये है हमारा, ये जो 2 कंपाउंड है ये है हमारा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। इसका अगर हमारा IUPAC नाम लिखे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। इसका पहला जो कंपाउंड है उसका नाम हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटानल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानल। और ये जो हमारा सेकेंड है 1 2 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल। तो ये जो 2 कंपाउंड है ये है हमारा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स, जो एल्डिहाइड इथानल और प्रोपानल की रिएक्शन की वजह से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4 जो है डिकार्बोक्सिलेशन। अब डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 लिबरेट होना। CO2 यहाँ से लिबरेट होना, इसको हम कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। CO2 निकल जाना, इसको हम कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं सोडियम इथानॉइड को CH3COO Na। ठीक है, ये है हमारा सोडियम इथानॉइड, सोडियम इथानॉइड। तो इसको अगर हम सोडा लाइम के साथ हीट करें, सोडा लाइम का मतलब है मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO in 3:1 रेशियो। ये है हमारा सोडा लाइम। इसकी प्रेजेंस में अगर इसको हीट करें हम लोग
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से निकल जाएगा और ये हमारा जो सोडियम इथेनॉएट है ये हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा मीथेन प्लस ये Na2CO3। तो ये हो गया हमारा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो CO2 ग्रुप था वो यहाँ से निकल गया, वो निकल के सोडियम कार्बोनेट फॉर्म किया और ये हो गया हमारा एल्केन मीथेन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे पहला जो है हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ये है हमारा इथाइल बेंजीन CH2CH3। तो यहाँ पे रिएजेंट है हमारा KMnO4 KOH एंड हीट। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट होगा, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये जो इथाइल ग्रुप है ये कन्वर्टेड हो जाएगा एसिड में, तो ये हो जाएगा COOK। तो ये है हमारा फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है यहाँ पे COOH। इसमें रिएजेंट यूज कर रहा है थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो COOH है ये कन्वर्टेड हो जाएगा COCl में, ये हो जाएगा COCl और ये भी हो जाएगा COCl। तो ये है हमारा सेकेंड का मिसिंग प्रोडक्ट। थर्ड है यहाँ पे एक एल्डिहाइड C6H5CHO। ये एल्डिहाइड यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है सेमी कार्बाजाइड के साथ H2N CO NH2। तो यहाँ पे बेसिकली एक कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, यहाँ से हम लोगों को कार्बाजोन मॉलिक्यूल मिलेगा जिसका फॉर्मूला है C6H5CH डबल बॉन्ड N NH CO NH2। ये है एक सेमी कार्बाजोन मॉलिक्यूल, ये है कार्बाजोन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो जा रहा है। ठीक है, ये होगा इसका प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे बेंजीन से हो रहा है बेंजोफेनॉल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली एसाइलेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इसका जो रिएजेंट होगा यहाँ पे वो है बेंजीन। बेंजीन के साथ यहाँ पे होगा COCl। ये एक एसाइलेशन रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा बेंजोफेनॉल CO। ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये है हमारा ये है रिएजेंट। यहाँ पे जो मिसिंग रिएजेंट है वो है, इसका नाम है हमारा बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पे एसिटाइलेशन रिएक्शन कर रहा है, उसके रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे हम लोग को बेंजोफेनॉल मिल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। 5 जो है वो एक टॉलेंस कंडेंसेशन रिएक्शन है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है। और हम लोगों को ये पता है कि टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है।
जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो है ये हमारा CHO ग्रुप हो जाएगा COOH और ये डबल बॉन्ड O। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे मिसिंग प्रोडक्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये हमारा यहाँ पे है CHO, यहाँ पे है COOH और यहाँ पे रिएजेंट है हमारा NaCN। यहाँ NaCN में न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे CN- जो यहाँ पे एल्डिहाइड में अटैक करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये जो हमारा एल्डिहाइड है ये हो जाएगा OH और एक तरफ CN और ये होगा COOH। तो ये हो जाएगा हमारा इसका प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब चलिए 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, ये बेसिकली एक एल्डोल रिएक्शन है। यहाँ पे 2 मोल्स एल्डिहाइड है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो ये एक है C6H5CHO और एक है प्रोपानेल CH3CH2CHO। तो ये जब डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होगा यहाँ, तो ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट देगा C6H5CHOH CH3CH2। ये होगा हमारा एल्डोल प्रोडक्ट। अब इसको अगर हम हीट करें तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। इसको अगर हम हीट करें तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH3CHO। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आफ्टर डिहाइड्रेशन। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो ये बेसिकली एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे है रिडक्शन रिएक्शन CH3CO CH2 COO C2H5। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है NaBH4 और H+ के साथ। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो है CH3, CO ग्रुप हो जाएगा CHOH, रिड्यूस होकर CH ग्रुप हो जाएगा, CO ग्रुप हो जाएगा CHOH, ये CH2 COO C2H5। ठीक है, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे रिएजेंट है हमारा क्रोमिक ऑक्साइड, जो एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो ये OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके डबल बॉन्ड O कर देगा। ये हो जाएगा हमारा इसका प्रोडक्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम लोगों को रिएजेंट ढूंढना है। तो यहाँ से हमारा यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। इसके लिए जो रिएजेंट ज़रूरत है वो है, फर्स्ट यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा B2H6 THF मीडियम। इसके बाद वो जो डाइबोरेन फॉर्म हो रहा है, ट्राई ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है B2H6 के साथ, उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O2
NaOH के साथ, और थर्ड स्टेप में ये हाइड्रोलिसिस होके एक अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा जो बेंजाइल अल्कोहल होगा। ये बेंजाइल नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस होगा। तो जो अल्कोहल यहाँ पे होगा वो है यहाँ पे CH2OH हो जाएगा। उसको हम फिर से डिहाइड्रेशन ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ PCC। तो ये 3 स्टेप फॉलो करने से ये हमारा जो स्टार्टिंग कंपाउंड है ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 में। तो यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप्स हो रहा है। फर्स्ट में B2H6 के साथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 11 जो है यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल हम लोगों को ढूंढना है। तो यहाँ पे बेसिकली ओजोनोलिसिस रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा ओजोनोलिसिस रिएक्शन O3 एंड जिंक H2O, और हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ से वो है 2 मोल्स ये कीटोन कंपाउंड। तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो एक एल्कीन होगा और एक सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसा, ये हो जाएगा हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है, क्योंकि यहाँ से हम लोग 2 सिमिलर कीटोन्स को हम लोग यहाँ से पा रहा है। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग एल्कीन होगा वो भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। ये है हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट। क्वेश्चन है 12.18 का। क्वेश्चन दिया हुआ है गिव प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे cyclohexanone forms cyanohydrin in good yield but 2,2,6 trimethyl does not। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा साइक्लोहेक्सानोन और ये है 2,2,6 ट्राइमिथाइल 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। ये है सिर्फ साइक्लोहेक्सानोन और ये है 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। अब यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट है वो है साइनाइड Cn-। तब ये जो साइनाइड है ये जब साइक्लोहेक्सेन पे अटैक करेगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और एक बल्कि साइक्लोहेक्सेन रिंग है। लेकिन ये जो कंपाउंड है 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, ये हो जाएगा हेक्सानोन, सॉरी यहाँ पे हम लोग ये हो जाएगा हेक्सानोन। यहाँ पे जब साइनाइड अटैक करेंगे तो यहाँ पे जो 3 बल्कि मिथाइल ग्रुप है उसके वजह से यहाँ पे जो अटैक है वो एक स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करेगा और यहाँ पे अटैक होना पॉसिबल नहीं है, और अगर हो भी जाए तो इसका जो साइनोहाइड्रिन का जो यील्ड है वो कम हो जाएगा। तो इसका जो मेन रीजन है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी बल्कि ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये जो 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन है यहाँ पे अल्फा पोजीशन में 3 अल्फा पोजीशन में यहाँ पे बल्कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो साइनोहाइड्रिन फॉर्म होगा उसका यील्ड ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका मेन रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड, however only one is involved in the formation of सेमी कार्बाजोन। तो पहले सेमी कार्बाजोन का जो स्ट्रक्चर है वो है H2N CO NH NH2। तो ये जब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन ही, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप ही
सेमी कार्बाजाइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जब रिएक्शन होता है, मान लीजिए यहाँ पे एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो है H2N CO N H N CO CH3, यहाँ पे H होगा। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ही जो नाइट्रोजन ये जो है, ये नहीं है, सॉरी, ये जो हमारा NH2 ग्रुप है ये कार्बोनिल कार्बन के साथ सेमी कार्बाजोन फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है कि ये NH2 ग्रुप क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका कारण है यहाँ पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है और इसके लिए क्या हो जा रहा है, इसका जो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर का वो यहाँ पे कम होता जा रहा है और ये और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकते। ये जो NH2 ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मेन रीजन है रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए यहाँ पे दोनों NH2 ग्रुप प्रेजेंट होने के बावजूद भी यहाँ पे एक ही NH2 ग्रुप यहाँ पे सेमी कार्बाजोन फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल in presence of an acid catalyst, the water or the ester should be removed as soon as it is formed. तो यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन के लिए हम लोग को चाहिए एक एसिड और एक अल्कोहल। तो यहाँ से हमारा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये फॉर्म करेगा एस्टर। तो इसको हम R डैश कर देते हैं। तो ये होगा हमारा एस्टर प्लस H2O। तो अब according to Le Chatelier principle, if we remove ester from the equilibrium system, then the reaction will shift it toward forward direction. अगर हम यहाँ से एस्टर को फॉर्मेशन होने के बाद और वाटर को, एस्टर और वाटर किसी को भी अगर इसका जो जब रिएक्शन चल रहा है प्रिपरेशन होने के बाद ही अगर इसको हम रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड का कंसेंट्रेशन घट जाएगा और ये जो रिएक्टेंट्स है ये क्या करेगा, ये ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जा रहा है, विद द रिमूवल ऑफ वाटर और एस्टर ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रहा है और इसीलिए एस्टर का जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा होगा और हम लोग को ज्यादा अमाउंट में एस्टर मिलेगा यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग वाटर और एस्टर रिमूव करने से इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, इसका अमाउंट हम लोग को ज्यादा मिलेगा। तो ये है इसका रीजन। रिएक्शन है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 12.19 का। An organic compound contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen and rest oxygen. The molecular mass of the compound is 86. It does not reduce Tollens reagent but forms an additional compound with sodium hydrogen sulfide and give positive iodoform test. On vigorous oxidation it gives ethanoic and propanoic acid. Write the possible structures of the compound. तो पहले इसका सिंपल एटॉमिक रेशियो हम लोग लिखते हैं, सिंपल एटॉमिक रेशियो। तो इसका सिंपल एटॉमिक रेशियो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो जाएगा 69.77 by 12 is to 11.63, sorry, 11
18.63 by 1 is to 18.6 divided by 16। अगर हम 100 से इस दोनों को माइनस कर दे तो यहाँ पे आएगा 18.6, तो इसका जो रेशियो है वो हो जाएगा 5:10:1। तो इसका जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा C5H10O। अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकलते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारा हो जाएगा 5 × 12 + 10 × 1 + 16, तो ये हमारा आ रहा है 86। अब 86 जो है वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 86, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो इसका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला तो पहले लिख देते हैं, वो हो जाएगा C5H10O। ये होगा इसका इस कंपाउंड का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्वेश्चन में दिया हुआ है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, यानी कि टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस नहीं कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बट फॉर्म्स एन एडिशनल कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका मतलब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब यहाँ पे कीटोमिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को 3 इंफॉर्मेशन मिल रहा है। एक है यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड ये कंपाउंड नहीं है, सेकेंड है ये यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है CO, और थर्ड है ये एक कीटोमिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथानोइक एंड प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथानोइक और प्रोपानोइक एसिड का मतलब ये एक पेंटानोइक एसिड है। ये एक पेंटेन है, यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ का पॉसिबल इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 पेंटानोन। ये हमारा हो जाएगा 2 पेंटानोन। इसको अगर हम 2 पेंटानोन का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CO CH2 CH2 CH3, ये है हमारा 2 पेंटानोन। इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा CH3 CH2 COOH प्लस CH3 COOH। तो ये एक है हमारा इथानोइक एसिड और एक है प्रोपानोइक एसिड, और हमारा जो कंपाउंड है वो है 2 पेंटानोन। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर है ये। क्वेश्चन दिया है, although phenoxide ion has more number of resonating structures than carboxylate ion, carboxylic acid is a stronger acid than phenol. Why? अब इसका कारण हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही फिनॉक्साइड आयन एंड कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ पे जो ये हमारा जो फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो 2, 3 एंड 4 जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ये किस एटम के ऊपर है, कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है। और हम लोगों को ये पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तभी स्टेबलाइज होता है जब नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है, लेकिन कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। तो इसलिए ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज हो रहा है, वो यहाँ ये जो 3 स्ट्रक्चर है 2, 3 एंड 4, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आप लोग देख सकते हैं कार्बन के ऊपर है, जो बिल्कुल भी स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे
सिर्फ 1 और 5 जो हमारा स्ट्रक्चर है वहां पर ही ये नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर है। तो यहाँ पे मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमारा हो गया 1 एंड 5। बाकी जो 2, 3, 4 है ये कोई भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन के ऊपर है। और एक बात, यहाँ पे जो 1 एंड 5 जो स्ट्रक्चर है ये दोनों ही सेम स्ट्रक्चर है, कोई भी ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे सेम ऑक्सीजन के ऊपर ही ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सेम एटम के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो 1 एंड 5 स्ट्रक्चर है ये ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, इसको हम अलग स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। और यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें, यहाँ पे हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर है दोनों में ही ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, जो इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइजेशन दे रहा है। और एक बात, यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर है यहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट इस ऑक्सीजन के ऊपर और दूसरे स्ट्रक्चर पे इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये जो दो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही स्टेबलाइज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है देन फेनॉक्साइड आयन। तो ये इसका कारण है कि कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी फेनॉक्साइड आयन से ज्यादा है, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन में जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, हो सकता है यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन यहाँ में 2, 3 और 4 का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। ओनली 1 एंड 5 यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है और 1 एंड 5 ही ऑलमोस्ट ये दोनों 1 एंड 5 सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ओनली एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पे मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन में यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्टेबिलिटी है ये फेनॉक्साइड आयन से ज्यादा है। और हम लोगों को ये पता है कि एक एसिड का, यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन फेनॉक्साइड आयन। इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। और हम लोगों को ये पता है कि कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस बेस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड का एसिडिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा होना का मतलब है एसिडिटी भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी फेनॉक्साइड आयन से ज्यादा है। तो इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका एसिडिटी काफी ज्यादा होगा देन फेनॉक्साइड आयन, देन फेनॉल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड फेनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो फेनॉल की कॉन्जुगेट बेस जो फेनॉक्साइड है उससे काफी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है।